Let's my good news. नमस्कार। लेट्स माई गुड न्यूज और गुड न्यूज में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। जब पूरा देश टीवी पर आईपीएल की चमक, कारोबार और ग्लैमर देख रहा था, उसी दौरान ओडिशा ने चुपचाप एक अलग तरह का सपना गढ़ना शुरू कर दिया। मेडल के लिए नहीं, चैंपियन बनाने के लिए। ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि उस सवाल की है जो भारत के हर खिलाड़ी, हर कोच और हर सपने देखने वाले माता पिता के मन में उठता है। क्या हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है या सिस्टम ही हमारे एथलीटों को बीच रास्ते में छोड़ देता है? ओडिशा ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह खेलों पर फोकस किया है, उसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। हॉकी जैसे खेल में तो यह राज्य राष्ट्रीय टीम की रीढ़ बन चुका है। भुवनेश्वर और राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, आधुनिक जिम, फिजियो और रिकवरी सुविधाएं, वीडियो एनालिसिस रूम, यह सब किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स हब जैसा माहौल देते हैं। यह बात सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करने की नहीं बल्कि एक पूरी स्पोर्ट्स इकोनॉमी और इकोसिस्टम तैयार करने की है। ओडिशा सरकार ने खेलों को कल्याण योजनाओं की तरह नहीं बल्कि दीर्घकालिक निवेश की तरह देखा है। राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच, ट्रेनर और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट के साथ करार किए हैं। खिलाड़ियों को न्यूट्रिशन से लेकर मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग तक सब कुछ एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। कई सेंटर ऐसे हैं जहां खिलाड़ियों को सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि शिक्षा, करियर और रोजगार की योजना भी साथ साथ दी जाती है, ताकि खिलाड़ी खेल के साथ अपना भविष्य भी सुरक्षित महसूस कर सके। सबसे बड़ी बात, टैलेंट की तलाश सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। ओडिशा की टीमें गांव, देहात, आदिवासी इलाकों और दूर दराज के ब्लॉकों तक जाती है। स्थानीय टूर्नामेंट, स्कूल स्पोर्ट्स और छोटे स्तर की प्रतियोगिताओं को गंभीरता से लिया जाता है। वहीं से जो भी बच्चा तेज, चुस्त, समर्पित या अलग अलग क्षमता वाला दिखता है, उसे नोटिस किया जाता है, बुलाया जाता है और हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग से जोड़ा जाता है। यानी सपनों और सुविधा के बीच की दूरी कम की जा रही है। भारत में अक्सर शिकायत सुनने को मिलती है कि गांव में कितना टैलेंट दब रहा है। कोई कहता है अगर उसे सही कोच मिल जाता तो वह भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन सकता था। ओडिशा का मॉडल इसी दर्द का जवाब लगता है। जब सिस्टम खिलाड़ी तक पहुंचता है, न कि खिलाड़ी सिस्टम के चक्कर लगाता है, तब बदलाव दिखता है। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के ओलंपिक मेडल टेबल में असली उछाल तब आएगा जब हर राज्य अपने अपने ओडिशा तैयार करेगा। सवाल यह नहीं कि टैलेंट है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम उस टैलेंट तक पहुंचने, उसे पहचानने और उसे सालों तक सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। एक ओलंपिक मेडल के पीछे 8 से 10 साल का लगातार निवेश, योजना और धैर्य छिपा होता है। ओडिशा ने यह बात समझ ली है। उसने दिखाया है कि अगर राज्य सरकार, निजी क्षेत्र और खेल संगठनों के बीच सही साझेदारी हो, तो भारत के एथलीट सिर्फ क्वालिफाई नहीं करेंगे, पोडियम पर भी खड़े दिखेंगे। अब बड़ा प्रश्न बाकी राज्यों के सामने है। क्या वे भी सिर्फ क्रिकेट और आईपीएल की चकाचौंध से बाहर निकलकर ओलंपिक खेलों में ऐसी ही दीर्घकालिक मॉडल पर काम करने को तैयार हैं? बचपन में ही लगी आग ने सिर्फ एक मासूम शरीर को नहीं जलाया बल्कि उसके सपनों, आत्मविश्वास और पहचान को भी राख कर देने की कोशिश की। लेकिन इसी राख से जिस तरह एक बच्ची ने खुद को फिर से गढ़ा, अपने दर्द को मकसद में बदला और सैकड़ों नहीं, लाखों लोगों की प्रेरणा बनकर सामने आई। वह कहानी आज के दौर में सुंदरता, आत्मसम्मान और सोशल मीडिया की परिभाषा को गहराई से चुनौती देती है। ये कहानी कैसी कंटेंट क्रिएटर की है जिसने गंभीर जलने की चोटों के बाद भी हार नहीं मानी और मेकअप, आर्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने लिए नई दुनिया बनाई। बचपन में हुए हादसे ने न सिर्फ उसके चेहरे और शरीर पर स्थायी निशान छोड़ दिए बल्कि समाज की नज़रों में भी उसे अलग बना दिया। स्कूल के दिनों में ही उसे ताने, घूरती निगाहें, फुसफुसाहटें और खुली आम होने वाली हंसी का सामना करना पड़ा। कई बार तो सहपाठी उसके पास बैठने से कतराते थे, कुछ उसे डरावनी कह देते तो कुछ उसे बदकिस्मत कहकर दूर करते। इन सब के बीच बचपन का वह मन
चुपचाप टूटता रहा, सवाल करता रहा कि क्यों उसकी शक्ल दूसरों से अलग है और क्यों लोगों की नज़र में उसकी पहचान सिर्फ उसके जलने के निशानों तक सीमित हो गई है। लेकिन इसी टूटन के बीच उसे सहारा मिला रंगों, ब्रश और मेकअप की दुनिया में। शुरू में आईने के सामने खुद को देखना भी उसके लिए आसान नहीं था। हर बार चेहरा देखता तो हादसा याद आता, दर्द ताजा हो जाता। हालांकि धीरे धीरे उसने तय किया कि अगर दुनिया उसे घूर कर देखती है तो वह खुद भी आईने में अपनी तरफ अलग नजर से देखना सीखेगी। उसने मेकअप को अपने घाव छिपाने का साधन नहीं बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने का जरिया बनाया। स्केच पेंटिंग और फेस आर्ट के जरिए उसने अपने चेहरे को डर की नहीं बल्कि कला की कैनवस में बदलना शुरू किया। सोशल मीडिया ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। शुरुआत में उसने संकोच के साथ कुछ तस्वीरें और छोटे छोटे वीडियो पोस्ट किए। उसे डर था कि लोग फिर से उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे ट्रोल करेंगे या उसकी शक्ल देखकर नफरत भरी टिप्पणियां करेंगे। लेकिन जो हुआ वह उसके उलट था। धीरे धीरे लोगों ने उसकी हिम्मत, उसकी क्रिएटिविटी और उसकी सच्चाई को नोटिस करना शुरू किया। उसके जलने के निशानों के बावजूद या यूं कहें कि उन्हीं के कारण उसके चेहरे पर एक अलग कॉन्फिडेंस दिखने लगा जो कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। भारत के कई शहर धीरे धीरे स्पंज वाले शहरों में बदल रहे हैं, यानी जगह जगह सड़कें, फुटपाथ, पार्क और खाली जमीनें ऐसे डिजाइन की जा रही हैं जो बारिश के पानी को सोख कर और जमा करके रख सकें, न कि बाढ़ और जल जमाव बनाए। इन्हें ही आज इंजीनियरिंग महान कृतियां कहा जा रहा है, जिन्होंने अब तक करीब 20 मिलियन लीटर तक पानी मैनेज करने का काम किया है और यह आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है। यह बदलाव आधुनिक डेटा एनालिटिक्स और प्राकृतिक आधारित संसाधनों जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेटलैंड रिस्टोरेशन और ग्रीन स्पेस बनाकर के मिले जुले इस्तेमाल से संभव हो पाया है। शहर में पानी की कमी और बाढ़ दोनों एक साथ बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह ज्यादातर कंक्रीट, छोटे ग्रीन एरिया और खराब ड्रेनेज सिस्टम है। इस समस्या को जिस तरह सुलझाया जा रहा है वह बिल्कुल नया तरीका है। डेटा एनालिटिक्स के जरिए शहर के अलग अलग जोन में बारिश, भूजल की गहराई, सतह की छिद्रता और ड्रेन की क्षमता का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। सैटेलाइट इमेज, वेदर डेटा और सेंटर नेटवर्क के साथ जब यह जानकारी जुड़ती है तो यह पता चलता है कि किस इलाके में कितना जल निकास संभव है, कहाँ पानी जमा करने के लिए रिटेंशन बेसिन या रेन वाटर टैंक लगाए जा सकते हैं और कहाँ ग्रीन रूफ या बायोस्वेल्स जैसे रास्ते अपनाए जा सकते हैं। इसी डेटा के आधार पर इंजीनियर और टाउन प्लानर ऐसे स्पंज लेयर बनाते हैं जो दिखने में साधारण जगह जैसी लग सकती है लेकिन अंदर से पूरी तरह प्लान है। पार्क, चौराहों के चारों तरफ और रोड साइड पर ऐसी ग्रीन बेल्ट बनाई जाती है जहां ऊपर मिट्टी और घास है और नीचे रेत, ग्रेवल और फिल्टर मटेरियल जमा होता है। यह ढांचा बारिश के पानी को धीरे धीरे नीचे पहुंचाता है ताकि यह जल्दी बहकर जल भराव का रूप न ले सके बल्कि जमीन में सोकर भूजल में मिल जाए। कई शहर तो इन्हें रिस्टोर्ड वेटलैंड और झीलों को भी बारिश के लिए स्पंज बफर की तरह उपयोग कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ बाढ़ कम हो रही है बल्कि पक्षी और जलीय जीवन भी वापस लौट रहा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.